हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 का चैप्टर 9 जो कि एचपीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग है। आपको पता है मैं आपका 11th क्लास का सिलेबस आपका स्टार्ट करा सकता है। इसके पिछले मैंने आपको 8 चैप्टर है वो जो आपके पूरे कर दिए हैं। उनमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सारे क्लियर कर दिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आप उन सारी पिछली वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो चैप्टर 9 है आपका व्यवसायिक संगठन के प्रारूप, चॉइस ऑफ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का चयन। तो जो व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का जो चयन है हमें कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा व्यवसायिक संगठन हमें चूज़ करना चाहिए, वो सारा इस चैप्टर में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले बताते हैं व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का चयन। इसका मतलब क्या होता है। व्यवसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप होते थे, जैसे एकाकी व्यापार होता है, आपका संयुक्त हिंदू परिवार होता है, उसके बाद आपका साझेदारी होती है, सहकारी संगठन होते हैं, कंपनी आदि। अब प्रश्न यह उठता है कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कौन सा है, क्योंकि प्रत्येक व्यवसायिक संगठन के प्रारूप की अलग अलग विशेषताएं हैं, इसलिए इसका उत्तर स्पष्ट नहीं दिया जा सकता। कोई एक प्रारूप किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उपयुक्त होता है तथा दूसरा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में। अतः व्यवसायिक संगठन का चयन करते समय कुछ घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। इस संबंध में प्रो एल एच हैने ने निम्न बातों को ध्यान में रखने को कहा। देखो, जो व्यवसायिक संगठन के प्रारूप होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे एकाकी व्यापार होते हैं, आपका संयुक्त हिंदू परिवार होता है, आपका साझेदारी होता है, कंपनी होता है। इन सारे प्रारूपों की बहुत सारी विशेषताएं होती है, वो सबके अलग अलग लाभ होते हैं, सबकी अलग अलग हानियाँ होती है। तो हम कोई ऐसा प्रारूप चुनना है हमको कि जो क्या है सर्वश्रेष्ठ हो। ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम किसी भी प्रारूप का चयन करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब अगर हम कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें कौन से प्रारूप का चयन करना चाहिए, तो इन बातों को ध्यान में हमें रखना चाहिए। सबसे पहले होती पूंजी की आवश्यकता, कैपिटल रिक्वायरमेंट। व्यवसाय में पूंजी लगाने का कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के पैमाने व उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। एक निर्माणी संस्था को एक परचून की दुकान से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर कोई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है तो उसको पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होगी। लेकिन अगर जैसे कोई परचून की दुकान कर रहा है या कोई सिंपल सी दुकान कर रहा है तो उसको पूंजी की आवश्यकता कम होगी। पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाने के पश्चात व्यवसायिक संगठन के प्रारूप का चयन करना चाहिए। यदि अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं है तो एकल स्वामित्व का व्यवसाय उपयुक्त होगा। अधिक पूंजी की आवश्यकता होने पर अगर हमारे पास अधिक पूंजी है तो हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को सेटअप कर सकते हैं, साझेदारी संगठन बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पूंजी की मात्रा कम है या पूंजी कम लगानी है हमें, तो हमें क्या है, एकाकी व्यापार का चयन करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ ओनर्स, स्वामियों का दायित्व। सामान्यतः व्यवसाय के वे प्रारूप जिनमें जोखिम न्यूनतम हो व्यवसाय के स्वामियों को अधिक प्रिय लगते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि रिस्क जिस चीज़ में कम हो वो व्यवसाय करने की सोचते हैं, वो प्रारूप चयन करने की सोचते हैं। एकाकी व्यापार तथा साझेदारी व्यवसाय में स्वामियों का दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व की स्थिति में व्यवसाय के स्वामियों की निजी जो संपत्ति होता है, आपको पता है मैंने आपको बताया था, जो आपका एकाकी व्यापार होता है उसमें क्या होता है, आपकी एकाकी व्यापार और जो आपका साझेदारी होता है उसमें आपकी जो पर्सनल एसेट है वो व्यवसाय के दायित्वों का भुगतान करने के लिए यूज की जा सकती है। मतलब एकाकी व्यवसाय और साझेदारी में जो आपका दायित्व है वो क्या होता है, असीमित होता है। अर्थात व्यवसाय में हानि होने पर व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय के दायित्वों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर कंपनी में अंशधारियों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। अंशधारी केवल जितना उन्होंने अंश क्रय किया उतने के लिए ही वो भुगतान के लिए दायी होते हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए कि स्वामियों का दायित्व, तो स्वामियों का जो दायित्व होता है वो कंपनी में सीमित और साझेदारी और एकाकी में असीमित होता है। तो अगर आपको दायित्व सीमित वाली चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सीमित दायित्व किस में होता है, कंपनी में, तो आप कंपनी सेटअप कर सकते हो। अगर आपको असीमित दायित्व का भुगतान करना है तो आप एकाकी और साझेदारी को चुन सकते हो। उसके बाद थर्ड है आपका स्थापना में सुविधा, फैसिलिटी इन फॉर्मेशन। आपको पता है अगर आपको कंपनी सेटअप करनी तो आपको बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होगी, बहुत सारा आपका टाइम लगेगा, बहुत सारे आपको प्रलेख तैयार करने पड़ेंगे,
बहुत सारी फॉर्मेलिटी है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एकाकी व्यवसाय है तो एकाकी व्यवसाय बहुत आसानी से शुरू किया जा सकता है। इसी तरह साझेदारी भी आसानी से शुरू की जा सकती है। देखो, व्यवसायिक संगठन के प्रारूप को चुनाव को व्यवसाय की स्थापना के समय पूरी की जाने वाली औपचारिकताएं भी प्रभावित करती है। एक संयुक्त पूंजी कंपनी को प्रारंभ करने के लिए विशेषज्ञ एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी स्थापना के समय अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। दूसरी ओर व्यवसाय संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय व साझेदारी व्यवसाय को बिना किसी औपचारिकता के प्रारंभ किया जाता है। इसके लिए कोई प्रलेख, कोई प्रपत्र तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसे आसानी से जब चाहे क्या है शुरू किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है आपका निरंतरता एवं स्थायित्व, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। यदि किसी संस्था में निरंतरता और स्थायित्व का गुण है तो प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञ व्यक्ति इस तरह की संस्था में प्रवेश करना चाहेंगे और संस्था अपेक्षाकृत अधिक उन्नति करेगी। व्यवसाय संगठन की कंपनी प्रारूप में यह विशेषता विद्यमान है। कंटिन्यूटी मतलब कंपनी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहती है। मेंबर्स आए या जाए, कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी लगातार चलती रहती है, या किसी की मृत्यु हो या कोई दिवालियापन हो, कंपनी फिर भी लगातार चलती रहती है। और ऐसी ही कंपनी में लोग क्या है इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, ऐसा ही बिजनेस लोग क्या है करने की सोचते हैं। लेकिन जो एकाकी व्यवसाय होते हैं और साझेदारी होती है उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती। जैसे अगर एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति है और वही व्यक्ति मर जाए तो व्यवसाय बंद हो जाता है। इसी तरह साझेदारी में अगर दो व्यक्ति है, दोनों में से एक की मृत्यु हो जाए या वो दिवालिया हो जाए, तब साझेदारी भी खत्म हो जाती है। अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो कंपनी में कंटिन्यूटी ज़्यादा होती है, एकाकी और साझेदारी व्यवसाय में कम होती है। टैक्स लायबिलिटी, एक व्यवसायिक संगठन जिसका कर दायित्व न्यूनतम हो वह सबसे उत्तम माना जाता है। मतलब जिसमें टैक्स की जो पेमेंट है हमें कम करनी पड़े। आपको पता है जितना ज़्यादा बड़ा व्यापार होगा उतना ही ज़्यादा हमें टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। कंपनी होती है, कंपनी में बहुत सारे व्यक्ति होती है, इससे बहुत सारी इनकम भी हम क्या करते हैं प्राप्त कर सकते हैं कंपनी में। कंपनी से तो टैक्स की पेमेंट भी कंपनी में हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। और जो व्यवसाय आपका एकाकी व्यवसाय होता है और साझेदारी होता है उसमें टैक्स की कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, इतना ज़्यादा लाभ नहीं होता कि आप क्या है टैक्स की आपको पेमेंट करनी पड़े। उसके बाद होता है मैनेजरियल नीड्स, प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक आवश्यकताएं भी व्यावसायिक संगठन के प्रारूप के निर्णय को प्रभावित करती है। यदि व्यवसाय केवल स्थानीय प्रकृति का है तो प्रबंध के लिए एक ही व्यक्ति इस तरह के व्यवसाय की स्थापना है क्या कि व्यवसाय एक ही व्यक्ति काफ़ी है। इस तरह के व्यवसाय की स्थापना एकाकी व्यापार के रूप में की जा सकती है। दूसरी ओर यदि व्यवसाय का क्षेत्र बड़ा है या पैमाना बड़ा है तो बहुत सारी क्रियाओं की देखभाल के लिए अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और साझेदारी व्यवसाय इसके लिए उपयुक्त रहेगा। जब बहुत बड़े पैमाने पर व्यवसाय करना है तो व्यवसाय के विभिन्न विभागों का प्रबंध करने के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों की आवश्यकता। मैनेजरियल नीड्स, अगर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, अगर आप एकाकी व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं तो एक ही व्यक्ति सारे काम को हैंडल कर सकता है, क्योंकि बिजनेस का पैमाना क्या होता है छोटा होता है। लेकिन अगर आप साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी पड़ती है जो बहुत सारे मैनेजर से रिलेटेड सारे कार्य करेगा। लेकिन अगर आपका कंपनी सेटअप करने जा रहे हैं, कंपनी शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारे व्यक्ति आपकी कंपनी में होंगे, जिसके लिए आपको क्या है विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी जरूरी होगी। मैनेजर नीड्स पूरी करने के लिए आपको मैनेजर की नियुक्ति करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी खर्चीला भी होता है। उसके बाद आपकी बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। व्यवसाय के जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आती हैं जिनके अनुसार परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। अतः व्यवसाय का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिसमें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किया जा सके। इस दृष्टिकोण व कंपनी संगठन की अपेक्षा एकाकी व्यापार अधिक प्रारंभ होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। कंपनी को हम फ्लेक्सिबल नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपनी को अगर हमें विकास करना है, ग्रोथ करनी है, तो हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो एकाकी व्यापार होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें जब चाहे हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। 8 पॉइंट है आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का पैमाना। व्यवसायिक संगठन का प्रारूप निर्धारित करने में उत्पादन के पैमाने की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि उत्पादन का पैमाना बड़ा है और आधुनिक तकनीक के उपयोग द्वारा लाभ प्राप्त किया जा सकता है तो संगठन अधिक उपयोगी बनता है। मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा किस में होगा, कंपनी में होगा, क्योंकि कंपनी में मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपनी के व्यक्ति बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे स्केल्स पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन का जो पैमाना है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद लेकिन जो एकाकी व्यवसाय होता है उसमें स्केल ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, आय भी कम होती है। उसके बाद है लीगलिटी, वैधानिकता। व्यावसायिक आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी होने के साथ साथ वैधानिक दृष्टि से भी उपयुक्त होना चाहिए। एक व्यवसाय सुचारू रूप से तभी चलाया जा सकता है जबकि उससे संबंधित विधान एवं नियम बने हों। उदाहरणतः भारतवर्ष में साझेदारी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, सहकारी समितियों आदि के संबंध में कानून बनाए गए हैं। विधानहीन एवं नियमहीन व्यवसाय को अनिश्चित होता है, उसकी कोई भी विवादपूर्ण जो भी कोई घटना होती है विवाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हम कोर्ट में। तो नियम और विनियमों के अकॉर्डिंग हमारा जो बिजनेस है वो सेटअप होना चाहिए। 10th पॉइंट है गोपनीयता की आवश्यकता, नीड ऑफ सीक्रेसी। यदि किसी व्यवसाय में व्यावसायिक रहस्य की गोपनीयता वांछित हो तो एकाकी व्यापार सर्वोत्तम होता है। मतलब सीक्रेट एक ही व्यक्ति होता है तो सीक्रेट ही सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, वो लीक नहीं होती, किसी को पता नहीं लगती, ठीक है, सीक्रेसी ज़्यादा होती है। लेकिन कंपनी और साझेदारी में जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होती है वो आपकी लीक हो जाती है, सबको पता लग जाती है। 11th पॉइंट है आपका सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल। सरकारी नियंत्रण से मुक्ति चाहने वाले व्यवसाय के रूप में एकाकी स्वामित्व वाला व्यवसाय ही उत्तम होता है। साझेदारी में भी बहुत कम सरकारी हस्तक्षेप होता है जबकि कंपनी संगठन को कड़े सरकारी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है। तो ये आपके 11 पॉइंट थे। 11 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे कौन कौन से थे। पहला था पूंजी की आवश्यकता, सेकंड था स्वामित्व का दायित्व, उसके बाद आपने किया स्थापना में सुविधा, 4th था निरंतरता, फिर है आपका कर दायित्व, फिर 6th था आपका प्रबंध की आवश्यकताएं, 7th है आपका लोचशीलता, 8th है आपका उत्पादन का पैमाना, फिर 9th आपने किया वैधानिकता, 10th था आपका गोपनीयता की आवश्यकता, 11th था सरकारी नियंत्रण। अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? क्योंकि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का एक बार चयन करने के बाद उसे बदलना बहुत कठिन है, इसलिए व्यावसायिक संगठन के चुनाव का निर्णय बहुत सोच विचार करके करना चाहिए। मतलब हमें सोचना चाहिए अच्छे से कि हमें एकाकी व्यापार करना है, हमें साझेदारी करना है या कंपनी। हमें अपनी पूंजी के अकॉर्डिंग, अपनी लायबिलिटी किसके अकॉर्डिंग, जैसा हम चाहते हैं, आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। उपयुक्त रणनीति सभी घटक इस महत्वपूर्ण निर्णय को प्रभावित करते हैं। मतलब जितने मैंने आपको ये घटक बताए, जितनी बातें बताई, इन सबको ध्यान में रखकर आपको क्या है, व्यवसाय के प्रारूप का चयन करना चाहिए। अतः सभी घटकों में अनुकूलतम संतुलन स्थापित आवश्यक है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि छोटे पैमाने के व्यवसाय के लिए एकाकी व्यापार, मध्य स्तर के व्यवसाय के लिए साझेदारी तथा बड़े पैमाने के व्यवसाय के लिए कंपनी संगठन को अधिक उपयोगी माना जाता है। जहाँ तक सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं से संबंधित संस्थाओं को स्थापित करने का प्रश्न है, उनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। तो मतलब अपने इन सारे घटकों को ध्यान में रखकर ही आपको क्या है, डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपके पास पूंजी कम है तो आपको एकाकी व्यापार या साझेदारी व्यवसाय शुरू करना चाहिए। अगर आपके पास पूंजी बहुत ज़्यादा और आप ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको कंपनी प्रारूप का चयन करना चाहिए। तो अगर आपका ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है 2-3 लाइन में, और फिर उसका आपका मीनिंग लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है प्रो एल एच हने ने आपको क्या क्या कहा है, ये सारे पॉइंट डायग्राम बनाना है। आपको डायग्राम बना के आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो, बीच में आप सीख सकते हो कि प्रो एल एच हने की निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर आप ऐसे करके आप 10 या 11 पॉइंट आपको दिखा सकते हो। उसके बाद सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे आप। सारे पॉइंट को आपको ऐसे नहीं है कि पूरा पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, हर पॉइंट में आपको 3-4 लाइन में सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने होते हैं ताकि एग्जामिनर को भी लगे हाँ इसने पूरा पैराग्राफ नहीं भरा। मतलब ऐसा नहीं होता कि पेज भरना मैटर करता है, मैटर करता है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे किया। आप पेज भर दोगे, बहुत सारे पेज भर दोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलते हैं। लास्ट में आप इसका कंक्लूज़न लिखोगे। कंक्लूज़न में आपको बताना है कि किस वजह से हमें कैसा प्रारूप चयन करना चाहिए। ये सारा लिखने के बाद आपका ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का तैयार होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें और क्या क्या इसमें समस्याएं आती हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।